नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अमित स्टडी ऑफ जीएस में। आज के एपिसोड में हम जानेंगे मां वैष्णो देवी यात्रा से संबंधित सभी जानकारियां जो आपके लिए अति आवश्यक हैं यदि आप हाल के दिनों में मां वैष्णो देवी की यात्रा के दर्शन करने जा रहे हैं। और इसमें जानेंगे उन सारे प्रश्नों के जवाब जो अक्सर जाने से पहले श्रद्धालुओं के मन में होते हैं। तो देखते रहिए, बिना स्किप करे पूरा वीडियो और बने रहिए मेरे साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ये जानेंगे कि माता वैष्णो देवी का मंदिर कहाँ पर स्थापित है। ये देश का सबसे प्रमुख देवी मंदिर है। यहाँ गुफा के अंदर 3 रूपों में विराजित माता वैष्णो देवी पिंडी रूप में विराजित है। इसका स्थान जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से कटरा की ओर जाने पर उत्तर पश्चिम हिमालय के त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से करीबन 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। कटरा से इसकी दूरी करीब 14 किलोमीटर बैठती है और साथ ही साथ इसका स्थान 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। और जिस गुफा में माता विराजमान है, भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार यह गुफा कई अरब साल पुरानी बताई जाती है। माता वैष्णो देवी मंदिर का निर्माण करीब 700 वर्ष पहले एक ब्राह्मण पुजारी श्रीधर के द्वारा कराया गया था। इसके बाद अब हम जानेंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने का सही समय क्या है। वैसे तो माता वैष्णो देवी का दर्शन साल भर के लिए खुला होता है, परंतु कुछ समय ऐसे होते हैं जहां आपको ये कह सकते हैं कि ये पीक का समय है, यानी भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। खास तौर पर चैत्रीय और शरदीय नवरात्रों पर यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। इसके अलावा जुलाई और अगस्त में ज़्यादा बारिश के कारण यहाँ नहीं जाना चाहिए और दिसंबर और जनवरी में अत्यधिक ठंड और बर्फबारी के कारण यहाँ जाने से बचना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कुल मिलाकर 4 महीने ही ऐसे बचते हैं जब हमें यहाँ जाना ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। वो महीने हैं फरवरी, मई, जून और नवंबर के महीने। इन महीनों में जाने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप बड़े आराम से बिना कोई भीड़ भाड़ के आराम से माता के दर्शन कर सकते हैं और ना ज़्यादा सर्दी होगी ना ज़्यादा गर्मी भी होगी। इसके बाद ये जानते हैं कि वहाँ तक माता के दर्शन के लिए कैसे पहुँचा जाए। सबसे पहले अगर आप कहीं से भी आ रहे हैं, अगर आप प्लेन से जाना चाहते हैं तो आपको बता दें, सीधी प्लेन की कोई भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, यानी यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ से 2 निकटतम एयरपोर्ट हैं, पहला चंडीगढ़ और दूसरा पठानकोट। इससे आगे या तो आपको ट्रेन से या बस से जाना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो माता वैष्णो के कटरा तक पूरी ट्रेन आपको मिल जाएगी। आप भारत के कहीं भी किसी भी कोने पे हों, आपको कटरा तक के लिए ट्रेन मिल जाएगी। और इसके अलावा बसों का जो वहाँ की लोकल बसें चलती हैं, या हम कहें कि राज्य की परिवहन निगम जम्मू कश्मीर की जो बसें हैं, वो आपको 24 घंटे उपलब्ध मिलेंगी। अगर आप अपने प्राइवेट वाहन से आना चाहें तो उसके लिए कोई टाइम नहीं, आप कभी भी आ सकते हैं और जा सकते हैं। इसके बाद जाने लेते हैं कि आपको चलने से पहले क्या क्या तैयारी करना चाहिए। सबसे पहली तैयारी तो ये है कि अगर आप हेलीकॉप्टर से वहाँ दर्शन करना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग आपको ऑनलाइन पहले ही करानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप वहाँ रुकना चाहते हैं, या कटरा में या अतकुमारी में या भवन में कहीं भी आप रुकना चाहते हैं, तो आप होटल की बुकिंग आप पहले ही करा लें, क्योंकि पीक टाइम में वहाँ पे होटलों का उपलब्धता नहीं हो पाती है। इसके अतिरिक्त यदि आपके साथ छोटे बच्चे भी यात्रा कर रहे हैं तो आपको उनके लिए गर्म कपड़े ज़रूर रख लेना चाहिए, क्योंकि सुबह के टाइम यहाँ ठंडी ज़्यादा होती है। अब मान लीजिए आप ट्रेन से या बस द्वारा कटरा तक पहुँच गए हैं, तो सबसे पहले आप वहाँ उतरकर एक दर्शन यात्रा पर्ची अवश्य बनवा लें अपने नाम की। और ये पर्ची सभी जो भी आपके साथ हों सबके लिए अलग अलग बनेगी। ये पर्ची फ्री ऑफ कॉस्ट बनती है, साथ ही इसकी वैलिडिटी 6 घंटे तक होती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि आप अगले 6 घंटे तक अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पर्ची नहीं बनवाई तो आप अगर आगे जाके लाइन में लग जाएंगे, फिर आपको लाइन से वापस आना पड़ेगा। इसलिए सही ये रहेगा कि आप पर्ची पहले ही बनवा लें। इसके बाद बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन से आप एक ऑटो या अपनी कोई प्राइवेट सवारी करके बाणगंगा तक पहुँच जाएँ। लेकिन यदि आपने कोई होटल की बुकिंग कर रखी है या आप थोड़ा रुक कर आराम करना चाहते हैं तो आप इसके लिए कटरा में कोई रूम रेंट पर ले सकते हैं, जिनका रेट 400 रुपये से लेकर 1000 रुपये पर डे हो सकता है। इसके अलावा यहाँ भोजनालयों पर आपको 80 रुपये से लेकर 120 रुपये थाली के हिसाब से भोजन मिल सकता है। आप आराम करने के बाद बाणगंगा में एक लाइन जहाँ पे लगती है वहाँ पे आप लग जाइए।
जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ से आपको 2 मार्ग पड़ेंगे। पहला मार्ग है ताराकोट मार्ग, दूसरा मार्ग है बाणगंगा मार्ग। यहाँ ताराकोट मार्ग में मेन अंतर ये है कि यह जो मार्ग है पूरा पैदल यात्रियों के लिए ही है और इसमें कोई भी खच्चर या पालकी ले जाने की व्यवस्था इसमें नहीं है। यह पैदल यात्रियों के लिए बनाया गया है जो इस पर आराम से बिना कोई दिक्कत के आराम से चढ़ सकते हैं। यहाँ से भवन तक की दूरी 14 किलोमीटर पड़ती है और जिसको चढ़ने में कुल 7 से 8 घंटे लगते हैं। इस मार्ग के बीच में अर्धकुमारी पड़ता है और ये अर्धकुमारी अगर आप बाणगंगा वाली रास्ते से जाते हैं वहाँ से भी पड़ेगा। अगर आप बाणगंगा वाले रास्ते से जाते हैं तो वहाँ से आपको खच्चर और पालकी जैसी सुविधा मिल सकती है। यहाँ पर चढ़ाई थोड़ी ज़्यादा खड़ी है लेकिन दूरी थोड़ी सी कम है, 12 किलोमीटर पड़ेगी आपको। जहाँ खच्चर वाले आपको अर्धकुमारी तक के 1400 रुपये लेते हैं पर हेड, वहीं पालकी वाले आपको पर हेड 32 से 3500 रुपये लेंगे। वहीं ताराकोट मार्ग में रास्ते में आपको लंगर, सुलभ शौचालय, स्वच्छ जल, हॉस्पिटल जैसी बेसिक सुविधाएं भी मिलती रहेंगी जो अभी नई नई स्थापित की गई हैं। इसके बाद आप अर्धकुमारी में पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको ये भी बताते चलें, यदि आप हेलीकॉप्टर के रास्ते से भवन तक पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी, जिसकी बुकिंग आज की डेट में 1730 रुपये पर हेड है। हेलीपैड पर पहुँचने के लिए आपको कटरा स्टेशन से एक ऑटो करना पड़ेगा जो करीब 2 किलोमीटर दूर हेलीपैड पे आपको छोड़ देगा। यहाँ पर आपको अपना ऑनलाइन टिकट दिखाना होगा और ये हेलीकॉप्टर आपको मात्र 10 मिनट में माता के भवन से 2 किलोमीटर नीचे सांझी छत पर उतार देगा। परंतु हेलीकॉप्टर के रास्ते भवन तक पहुँचने के मार्ग में अर्धकुमारी नहीं पड़ता है। इसके लिए आपको वापस लौटते समय खच्चर, पैदल या पालकी के माध्यम से नीचे जब आप लौटेंगे तब अर्धकुमारी के दर्शन कर सकते हैं। जब आप सांझी छत के हेलीपैड से बाहर निकलते हैं तो वहाँ आपको खच्चर, पालकी या पैदल भी आप आगे तक का सफ़र कर सकते हैं। यहाँ आपको ये बताते हुए चल रहे हैं कि अर्धकुमारी तक पहुँचने के 2 रास्ते हैं। दोनों ही रास्तों के मध्य में अर्धकुमारी पड़ता है। चाहे आप बाणगंगा के माध्यम से आएँ या आप ताराकोट के मार्ग से आएँ। यहाँ आने के उपरांत आप चाहें तो यहाँ आराम कर सकते हैं। इसके लिए श्राइन बोर्ड ने आपके लिए रुकने की अच्छी व्यवस्था कर रखी है। अगर आपने पहले से ही ऑनलाइन रूम बुक करा दिया है तब तो ठीक है, अन्यथा आपको एक हॉल उपलब्ध करा दिया जाएगा जहाँ आपको 100 रुपये में एक कंबल भी किराए पे मिल जाएगा और जब आप जाते समय कंबल वापस करेंगे तो आपका 100 रुपये रिफंड हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ भोजनालय की अच्छी व्यवस्था भी है जिसमें आप 100 रुपये से लेकर 120 रुपये तक पेट भर के खाना खा सकते हैं। परंतु पीक टाइम में जब यहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है तब यहाँ दर्शन के लिए आपको लंबी लाइन लगानी पड़ सकती है और आपको एक नंबर इशू कर दिया जाएगा कि आप कितनी देर बाद दर्शन कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि यहाँ समय ज़्यादा लगेगा तो आप पर्ची कटा के आगे की यात्रा करना शुरू कर दें। जब यहाँ पीक टाइम नहीं होता है, ऐसी स्थिति में यहाँ आपका नंबर 1 से 2 घंटे में आ जाएगा और यदि आप वहाँ वेट करना चाहें, इंतज़ार करना चाहें तो आप वहाँ श्राइन बोर्ड के माध्यम से उपलब्ध कराए गए कमरों को रेंट पर ले सकते हैं, जिसका रेंट 200 रुपये पर हेड होगा और यह रूम रात के 9 बजे से सुबह के 9 बजे तक उपलब्ध रहेगा। ये दर्शन आप चढ़ाई करते समय या उतरते समय भी कर सकते हैं, ऐसा आपको सूटेबल लगे। अब अर्धकुमारी से आगे का सफ़र आप एक नई सुविधा भी यहाँ मिल गई है, वो है बैटरी की रिक्शा द्वारा। आप इसके माध्यम से भी आगे तक का सफ़र यानी भवन तक का सफ़र कर सकते हैं। इसका चार्ज आपको 350 रुपये पर हेड पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक निश्चित टाइम में लाइन लगकर टिकट लेना पड़ेगा। आप बैटरी रिक्शा से नहीं जाना चाहते हैं तो आगे का सफ़र खच्चर या पालकी के माध्यम से भी कर सकते हैं। जहां खच्चर आपसे 600 रुपये पर हेड लेगा, वहीं पालकी आपसे 1700 रुपये पर हेड लेगी। अर्धकुमारी से भवन तक का मार्ग 7 किलोमीटर बैठता है। वहीं अगर आप पैदल चलेंगे तो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे लगेंगे और अगर आप खच्चर से जाएंगे तो आपको 1-1.5 घंटा लगेगा। माता के भवन में पहुंचने से पूर्व ही आपको एक 100 रुपये की पर्ची कटानी पड़ती है। बाहर ही आपको 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये आदि का प्रसाद मिल जाता है। के साथ में फ्री में जूता चप्पलों का स्टॉल भी आपको मिल जाता है, जहां आप अपने जूते चप्पल रख सकते हैं और इसके साथ आप अपना बैग या आप अपनी लेदर की पर्स, बेल्ट, फ़ोन आदि यहां पर जमा करा सकते हैं।
यहाँ पे लेडीज़ पर्स भी ले जाने की आगे इजाज़त नहीं होगी। इसके बाद पहुँच गए आप माता के भवन में। यहाँ आपको एक लाइन लगानी पड़ेगी। लाइन लगने के बाद आपको कुछ ही देर में माता के दर्शन हो जाएंगे। माता के दर्शन के उपरांत आप वहाँ पर अपना जो जमा किया हुआ है सामान है वो लेकर आगे की यात्रा शुरू कर दें। और वो यात्रा है भैरव के दर्शन के लिए। कहा जाता है कि यदि आपने माता के दर्शन कर लिए हैं और जब तक आपने भैरव की दर्शन नहीं किए हैं तब तक आपको दर्शन का संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। माता के भवन से भैरव चट्टी तक की दूरी 2 किलोमीटर बैठती है। इसे आप पैदल, खच्चर से या रोपवे के माध्यम से तय कर सकते हैं। जहां रोपवे आपसे 100 रुपये आने और जाने दोनों के लेगा, वहीं खच्चर आपसे 200 रुपये लेगा। और वहां पहुंचने में आपको पैदल, यदि आप पैदल जाएंगे तो आपको 1.5 से 2 घंटा लगेगा। अगर आप खच्चर से भी जाना चाहें तब भी आपको आध से पौन घंटा लग जाएगा। वहीं रोपवे से आप मात्र 15 से 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। जब आप भैरव मंदिर पहुंच जाते हैं तो यदि आप पीक टाइम में गए हैं तो वहां आपको दर्शन के लिए 4 से 6 घंटे लगने पड़ेंगे, अन्यथा आपको 1-1.5 घंटे में दर्शन हो जाएंगे। दर्शन के उपरांत यहाँ आप कुछ देर बैठकर आराम करिए और इस चोटी से माता भवन के मनोहर दृश्य का आनंद उठाइए। कुछ देर के आराम और खान पान के बाद आप नीचे उतर सकते हैं। अगर आप नीचे पैदल उतरते हैं तो आपको 4 घंटे करीब लगेंगे। अगर आप खच्चर के माध्यम से उतरते हैं तब भी आपको 2.5 से 3 घंटा लग जाएगा। इसके अलावा यदि आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं तो इसके लिए आपको सांझी छत तक पहुंचना होगा और सांझी छत से हेलीकॉप्टर से नीचे हेलीपैड तक आने के लिए आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। हेलीकॉप्टर से चढ़ने और उतरने दोनों का चार्ज समान है, ये है 1730 रुपये। अब जान लेते हैं इस पूरे यात्रा में कितना टाइम लगेगा। यदि आप पीक टाइम पर गए हैं तो वहाँ पर आपको लंबी लाइन का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको करीबन 3 दिन का समय लग सकता है। इसके अलावा यदि आप सामान्य दिनों में गए हैं तो आपको करीबन 2 दिन लगेंगे। और इसके अलावा यदि आप हेलीकॉप्टर से यात्रा कर रहे हैं तो आपको 1 दिन में ही पूरे दर्शन मिल जाएंगे। इसके बाद अब हम आपको ये बताएंगे कि इस पूरी यात्रा में पर हेड कितना खर्चा लगेगा। यदि आप पीक टाइम में पैदल चलते हैं तो आपको 3 दिनों में करीबन एक आदमी पर 1000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और यदि आप खच्चर से जाते हैं तो आपको 4 से 5000 रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। यदि आप हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में आपके 6 से 7000 रुपये पर हेड खत्म हो जाएंगे। ये खर्चा मैंने आपको कटरा से बताया है। इसमें शॉपिंग का चार्ज नहीं जोड़ा है और ना ही इसमें आपका ट्रेन का या एरोप्लेन का टिकट जोड़ा गया है। आखिर में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक ऐसी बताऊंगा जिसके माध्यम से आप मात्र 12 से 15 घंटे में दर्शन कर सकते हैं, और वो भी मात्र 4000 रुपये पर हेड के हिसाब से। इसके लिए करना आपको बस इतना है कि सुबह 4 बजे उठकर खच्चर से चढ़ाई चढ़ना शुरू करें और 8 बजे आप अर्धकुमारी में पर्ची लगवा दें। फिर वहाँ बैठें। अगर आपका नंबर आ जाता है तो ठीक, नहीं आगे का सफ़र आप बैटरी से करें जो आपसे 350 रुपये लेगा और आपको अगले 1 घंटे में भवन तक पहुँचा देगा। इसके बाद आप करीब 9 बजे से 10 बजे के बीच में दर्शन कर लेंगे। वहाँ पर आप कुछ विश्राम करके 15 से 10 मिनट में आप आगे रोपवे के माध्यम से भैरव के दर्शन कर लें। भैरव के दर्शन के उपरांत करीब आपके 11 बज जाएंगे। इसके बाद 15 से 20 मिनट में आप रोपवे से भवन तक पहुँचिए और उसके बाद बैटरी चालित रिक्शा से आप करीब 1 घंटा में अर्धकुमारी तक पहुँच जाइए। इस तरीके से आप करीबन 1:30 से 2 बजे तक अर्धकुमारी इसके बाद आप खच्चर के माध्यम से नीचे तक का सफ़र तय करें और करीब 2.5 घंटे से 3 घंटे के बीच में आप कटरा तक पहुंच जाएंगे, यानी करीब 4 से 5 बजे के बीच में। इसके बाद वहां आप कुछ आराम करिए और आप आराम करने के बाद 8 से 9 बजे तक आप अपनी ट्रेन या बस पकड़ सकते हैं। तो देखा आपने मात्र 14 से 16 घंटे में पूरे दर्शन के लाभ ले लिए। परंतु ये सब तभी संभव है जब आप पीक टाइम में न जाएं और साथ ही साथ पैदल भी यात्रा ना करें। इसके अलावा यदि आप हेलीकॉप्टर से जाते और आते हैं तो आपको मात्र 6000 रुपये पर हेड के हिसाब से
10 घंटे में ही दर्शन के लाभ मिल सकते हैं। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी अगर आपकी हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।